समावेशी कक्षा की इस दूसरी क्लास में हम लोग पहली क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? विशिष्टता के कारण जान लिया था। तो हमने विशिष्टता के कारण 3 बताए थे। एक बताया गया था, जो पहली विशिष्टता का कारण बताया गया था वह बताया गया था जन्म के पूर्व विशिष्टता। क्या बताया गया था? जन्म के पूर्व विशिष्टता। तो हमने आपको यह कहा था कि इस जन्म के पूर्व विशिष्टता की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो माता के रहन सहन व उसके खान पान पर निर्भर करता है, हाँ या ना? अच्छा, दूसरी विशिष्टता क्या बताई गई थी? दूसरा कारण क्या बताया गया था भाई? जन्म के समय विशिष्टता। किसके समय विशिष्टता? जन्म के समय विशिष्टता। तो जन्म के समय विशिष्टता के बारे में हम लोगों ने नहीं लिखा था ना? नहीं लिखा था ना? लिखिएगा, इस विशिष्टता जी, जन्म के समय वाली विशिष्टता में लिखना है। इस विशिष्टता की वजह कौन है? कौन है भाई? कल बताया गया था, अप्रशिक्षित नर्स तथा डॉक्टर। इस विशिष्टता की वजह अप्रशिक्षित नर्स तथा डॉक्टर होती हैं। अप्रशिक्षित नर्स तथा क्या होती हैं? डॉक्टर होती हैं। जैसे क्या बताया गया था? जैसे क्या? जैसे जन्म के समय सिर दबाना, कामा, हाथ पैर खींचना आदि। इसी बैच की आप लोग हैं? दूसरे बैच की हैं? तो कहाँ है दूसरा बैच? मिस कहाँ है इस बैच में? चले, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, इस विशिष्टता की क्या लिखे हैं? जैसे जन्म के समय सिर दबाना, कामा, हाथ पैर खींचना आदि। जन्म के समय सिर दबाना, कामा, हाथ पैर खींचना आदि। कल बताया गया था ना, सिर दबा के बाबू को गोल किया जा रहा था। बाबू का हो गया? गोल हो गया, मंदबुद्धि वाला हो गया, है ना? चले, अगली विशिष्टता क्या देखना है भाई? अगला विशिष्टता के कारण क्या है भाई? जन्म के बाद। अगला है जन्म के बाद विशिष्टता। लिखिएगा, जन्म के बाद विशिष्टता। लिखिए, इस विशिष्टता के अनेक कारण हैं। जैसे इस विशिष्टता के अनेक कारण हैं। जैसे इस विशिष्टता के अनेक कारण हैं। जैसे पोलियो की खुराक न मिलना। जैसे पोलियो की खुराक न मिलना, कामा, कुपोषण, कामा, गंभीर चोट आदि। गंभीर चोट आदि। कोई दिक्कत? बढ़े आगे चलें। अब देखिएगा, अब हम लोगों ने यह विशिष्टता के कारण देख लिया कि बालक किन किन कारणों से विशिष्ट होता है। तो अब क्या देखा जाएगा? अब देखा जाएगा उपचार एवं निदान। क्या देखा जाएगा भाई? अब देखा जाएगा उपचार एवं निदान। यानी कि उपचार को कहते हैं डायग्नोस्टिक, और सॉरी निदान को कहते हैं, देखा जाएगा निदान एवं उपचार। क्या देखा जाएगा? निदान एवं उपचार। तो निदान को क्या कहते हैं? डायग्नोस्टिक, और उपचार को कहते हैं ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं? ट्रीटमेंट। निदान के बारे में हमने कल आप लोगों से चर्चा किया था, थोड़ा सा बताया था ना निदान क्या होता है। तो हमने कहा था कि किसी विशिष्टता का पता लगाना। क्या लगाना भाई? किसी विशिष्टता का पता लगाना क्या कहलाएगा? निदान। और उस विशिष्टता का निवारण क्या कहलाएगा? तो निवारण क्या कहलाएगा? उपचार। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मानिए आपका पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, किसके वजह से नहीं लग रहा है? हमने पता किया तो पता चला मोबाइल की वजह से नहीं लग रहा है। मेरी बात समझना, तो मोबाइल की वजह से पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये क्या कहलाएगा? अब मोबाइलिया हम पटक दिए, क्या हो गया? अच्छा, अब पढ़ने में मन लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो निदान के द्वारा विशिष्टता का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। अच्छा, पता लगाना का मतलब यह होता है कि यह पता लगाते हैं कि आखिर बालक श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, मूक बधिर है, सृजनात्मक है, प्रतिभाशाली है, समस्यात्मक है कि अपराधी है।
क्यों पता लगाते हैं? इसलिए पता लगाते हैं क्योंकि प्रतिभाशाली बालक को अलग तरीके से पढ़ाएंगे, मंद बुद्धि वाले को अलग तरीके से, अंधे बालक को अलग तरीके से, बहरे बालक को अलग तरीके से। यदि एक समावेशी कक्षा में सभी बालक एक साथ पढ़ रहे हों तो यदि हम मंद बुद्धि बालकों के अनुसार पढ़ाएं तो क्या यह कक्षा उचित होगी? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि मंद बुद्धि बालकों के अनुसार पढ़ाएंगे तो प्रतिभाशाली बालक बोर होने लगेंगे, और अगर प्रतिभाशाली बालक के अनुसार पढ़ाएंगे तो मंद बुद्धि वाले बालक एक तो जानकार पहले ही से थे, दूसरे और जानकार हो जाएंगे। माने एक तो मंद पहले से थे, दूसरे और मंद हो जाएंगे। यानी कि इसलिए पता हम लगाते हैं ताकि इनकी विशिष्टता जानने के बाद इनको उपचारात्मक शिक्षण किया अर्थात दिया जा सके, इसलिए हम विशिष्टता का क्या लगाते हैं? पता। तो विशिष्टता का पता किसके द्वारा लगाएंगे? निदान के द्वारा लगाएंगे। मेरी बात क्या समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, चले छापिए। हेडिंग डालिएगा निदान एवं उपचार। हेडिंग है निदान एवं उपचार, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। निदान एवं उपचार लिखिएगा। बालकों के अंदर विशिष्टता का पता लगाना की मतलब क्या? कि सृजनात्मक है, कि प्रतिभाशाली है, कि मंद बुद्धि वाला है, कि है ना अपराधी है। बालकों के अंदर विशिष्टता का पता लगाना निदान बालकों के अंदर विशिष्टता का पता लगाना निदान तथा उस विशिष्टता का निवारण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उपचार के घुई से है का? तो बोलिए क्या कहलाता है? उस विशिष्टता का निवारण उपचार कहलाता है। कौन चिढ़ा रहा था? काहे चिढ़ा रहे थे? अच्छा, ये लोग चिढ़ा रहे थे ना? कोई दिक्कत नहीं। बेइज्जती का डर, जब तक नौकरी नहीं लगी तब तक इज्जत ये कौन है? कि बेइज्जती का डर है ना? नौकरी लगी तब ना इज्जत है, तब ना बेइज्जती का डर है। वैसे बेइज्जती हो अच्छी बात है, बेइज्जती होता है तब वो तो नहीं पढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ा जाए, चले। क्या हेडिंग डाले भाई? क्या लिखा आप लोगों ने? है ना? किसी विशेषता का पता लगाना निदान, और उस विशेषता का निवारण क्या कहलाता है? अच्छा, अब समझिएगा, अब लीजिए। अब हम लोग यह देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। क्या देखा जाएगा भाई? उपचारा। भाई निदान के द्वारा हमने पता लगा लिया कि बालक प्रतिभाशाली है, कि मंद बुद्धि वाला है, कि श्रवण बाधित है, कि दृष्टिबाधित है, कि समस्यात्मक है। हमने निदान के द्वारा क्या कर लिया? पता लगा लिया। अब पता लगा लिया तो जो जैसा बालक है उसको उसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, जैसा देवता वैसा पूजा दिया जाएगा। अच्छा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे उपचारात्मक शिक्षण। का पढ़ा जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण। अगला हेडिंग क्या पड़ेगा? उपचारात्मक शिक्षण। चलें, उपचारात्मक शिक्षण। अच्छा, जरा सा समझिएगा, जो उपचारात्मक शिक्षण है यह कब किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण कक्षा के बाद किया जाता है। कब किया जाता है भाई? कक्षा के बाद किया जाता है। यानी कि जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है तो पूरी क्लास खत्म होने के बाद उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास 8 बजे से 2 बजे तक चल रही है, तो जब 2 बजे पूरी क्लास खत्म हो जाएगी तो 2 बजे के बाद बालकों को विद्यालय में ही रोक के 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाना ही कौन सा शिक्षण कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। कहेंगे कि सर क्या प्राथमिक विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण करने का प्रावधान है क्या? जी है, लेकिन चूंकि आप खुद ही नहीं रुकते, शिक्षक खुद ही नहीं रुकता, तो बच्चे रुकेंगे क्या? आप ही को लगता है कितना जल्दी है, कितना जल्दी है, कितना भागने लगते हैं, तो बच्चा रुकेगा क्या भाई? नहीं रुकेगा। अब कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण कोई ऐसा विद्यालय बताइए जहां बहुत अच्छे तरीके से होता हो। नवोदय विद्यालय उसका उदाहरण है। नवोदय विद्यालय में आपके घर का कोई बच्चा, अगल बगल का कोई बच्चा पढ़ता होगा तो पूछिएगा, वहां के शिक्षक जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है तो विद्यालय में बच्चों को रोक के 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उसी को कौन सा शिक्षण कहते हैं? उपचारात्मक। तो क्वेश्चन पहला यहां से यह बनता है कि उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है क्लास प्रारंभ होने के पहले, क्लास के बीच में, या कक्षा खत्म होने के बाद? तो कब होता है? कक्षा खत्म होने के बाद होता है।
अब उपचारात्मक शिक्षण कौन कौन से शिक्षण होते हैं, किस किस शिक्षण को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण की श्रृंखला में अगर हम पहला शिक्षण पढ़ें तो वह होगा ट्यूटोरियल विधि। कौन सी विधि होगी? ट्यूटोरियल विधि होगी। अच्छा, जो दूसरा शिक्षण होता है उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत, अभी एक एक के बारे में बताया जा रहा है। जो दूसरा होता है वह होता है दल शिक्षण। क्या होता है? दल शिक्षण। जो अगला होता है उसे कहते हैं बहुसंवेदी शिक्षण। क्या कहते हैं? बहुसंवेदी शिक्षण। जो अगला शिक्षण होता है इसे हम लोग कहते हैं अनुवर्ग शिक्षण। क्या कहते हैं? अनुवर्ग शिक्षण। और जो अगला शिक्षण होता है उसे हम लोग कहते हैं सामूहिक शिक्षण। क्या कहते हैं? सामूहिक शिक्षण। और भी उपचारात्मक शिक्षण होते हैं, लेकिन यह जो शिक्षण देख रहे हैं यह महत्वपूर्ण शिक्षण होते हैं। बार बार यहीं से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि उपचारात्मक शिक्षण में आपने देखा कि कौन कौन से शिक्षण को शामिल किया जाता है। अब सबसे पहले अगर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग ट्यूटोरियल विधि के बारे में पढ़ेंगे। किस विधि के बारे में देखेंगे? समझना है ट्यूटोरियल विधि क्या है। ट्यूटोरियल से ही मिलकर ट्यूशन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ है? ट्यूशन का निर्माण हुआ है। तो यह आप मुझे बताएं कि जब हम लोग ट्यूशन पढ़ते हैं तो जो हमारा विषय बहुत तेज रहता है उसका ट्यूशन पढ़ते हैं, और जो सबसे कमजोर रहता है उसका ट्यूशन पढ़ते हैं? सबसे कमजोर रहता है उसका ट्यूशन पढ़ते हैं। तो ट्यूटोरियल विधि में होता यह है कि जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है तो हम यह कहते हैं, क्लास में बच्चों से यह कहते हैं कि बताइए कि इसमें मैथ किसको किसको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता, हैंड अप करिए। बच्चे हैंड अप करते हैं। कहा जाता है इंग्लिश किसको किसको नहीं समझ में आता, हैंड अप करिए। हैंड अप करते हैं। हिंदी किसको किसको नहीं समझ में आता, साइंस किसको किसको समझ में नहीं आता। तो जिस विषय में हैंड अप अधिक रहता है उस विषय का क्लास खत्म हो जाने के बाद 1 या 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास चलाना ही कौन सी विधि कहलाती है? ट्यूटोरियल विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा? जो सभी बच्चे होंगे मुख्य धारा से आसानी से जुड़ सकेंगे। दल शिक्षण क्या होता है भाई? जो दल होता है या शिक्षकों का होता है। दल किसका होता है? दल शिक्षकों का होता है। होता यह है कि जब पूरी क्लास खत्म हो जाती है तो सारे शिक्षक क्लास में आके एक जगह सामने बच्चों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहा जाता है कि जिस बालक को जिस विषय में जो भी प्रॉब्लम है वह अपने संबंधित शिक्षक से पूछ ले। इससे क्या होगा? इससे यह होता है कि सभी बालकों का एक ही स्थान पर समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो ऐसे शिक्षण को क्या कहते हैं? दल शिक्षण कहते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण क्या होता है? जब हम बालकों को पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य का अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब बालक के अधिक से अधिक संवेदी अंगों को सक्रिय बना के, एक्टिव बना के शिक्षा दिया जाता है, तो ऐसे शिक्षा को क्या कहते हैं? बहुसंवेदी शिक्षा। अनुवर्ग शिक्षा क्या होता है? अनुवर्ग शिक्षा के बारे में समझिएगा। चूंकि हमने कल आपको बताया था कि जो समावेशी शिक्षा होती है इसमें सामान्य बालक भी होगा और कैसे बालक भी होंगे भाई? कोई दिक्कत किसी को? मेरी बात समझ में आ रही है? चले, अब समावेशी शिक्षा में दोनों प्रकार के बालक होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? अच्छा, अनुवर्ग शिक्षण क्या कहती है? तो चूंकि समावेशी शिक्षा में दोनों बालक होंगे तो यह बालक हो सकता है प्रतिभाशाली हो सकता है यह मंद बुद्धि वाला हो सकता है यह अंधा हो सकता है यह गूंगा हो सकता है असमस्यात्मक हो सकता है अपराधी हो सकता है पिछड़ा वालों को, हाँ या ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कहीं आप भी हो विशिष्ट बालकों में, हाँ या ना? हो सकता है नहीं हो सकता है? बताओ बकलो लो। हो सकता है ना? तो आप देख रहे हैं कि अगर इस क्लास में अगर मंद बुद्धि बालक के अनुसार पढ़ाएंगे तो जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो क्या होगा? बोर होगा। क्या होगा? अब प्रतिभाशाली बालक के अनुसार पढ़ाएंगे तो जो मंद बुद्धि वाला बालक होगा वो क्या होगा? वो टॉप कर जाएगा और मंद हो जाएगा, हाँ या ना? अगर आप ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ा रहे हैं, यानी कि ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है दृष्टिबाधित यानी अंधे बालकों को, तो अगर ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाएंगे तो जो गूंगे और बहरे बालक हैं वह क्या होंगे? नहीं समझ पाएंगे। और अगर सांकेतिक भाषा के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो जो अंधा बालक है वह पीछे रह जाएगा, हाँ या ना? तो अनुवर्ग शिक्षण में होता यह है कि जितनी भी प्रकार की विशिष्टताएं समावेशी कक्षा में होती हैं उतने प्रकार के वर्गों में बालकों को बांट दिया जाता है। उतने प्रकार के वर्गों में बालकों को क्या किया जाता है भाई? बांट दिया जाता है, यानी क्लास खत्म होने के बाद किया जाता है। तो इसमें इस वर्ग में सभी के सभी प्रतिभाशाली बालक हो गए।
इसमें सभी के सभी मंद बुद्धि वाले बालक हो गए, इसमें सभी के सभी दृष्टिबाधित बालक हो गए, इसमें सभी के सभी श्रवण बाधित बालक हो गए, इसमें सभी के सभी अपराधी बालक हो गए। कौन बालक हो गए? इसमें सभी के सभी वंचित बालक हो गए। तो ये बताइए कि जब इसमें सभी के सभी प्रतिभाशाली बालक हैं तो अब इनको इनके अनुसार पढ़ाया जाएगा तो कोई बालक आगे पीछे होगा क्या? नहीं, सभी बच्चे आराम से सीखेंगे। मंद बुद्धि बालक को इनके अनुसार पढ़ाया जाएगा तो कोई बच्चा पीछे रहेगा क्या? नहीं, सभी आराम से सीखेंगे। दृष्टिबाधित बालक सभी बच्चों को ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो कोई बच्चा पीछे रहेगा क्या? नहीं। यानी कि हमने क्या किया कि जितनी भी विशेषताएं हमको समावेशी कक्षा में देखने को मिली उतने प्रकार के हमने वर्गों में बच्चों को क्या कर दिया? बांट दिया, और बांट के बालकों को शिक्षा देना शुरू कर दिया ताकि कोई भी बालक आगे पीछे ना रहे, सभी बालक साथ साथ चलें। इसलिए हमने कौन सा शिक्षण किया भाई? अनुवर्ग शिक्षण किया। मेरी बतिया समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, चले। अगला शिक्षण कौन सा है भाई? सामूहिक शिक्षण। सामूहिक, नाम ही देख रहे हैं सामूहिक। सामूहिक शिक्षण का प्रयोग खेल के मैदान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? खेल के मैदान में किया जाता है। खेल के मैदान में कैसे? आप देखते हैं कि कोई भी अगर गेम हो तो चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी बालक खेलता हो, चाहे मंद बुद्धि वाला बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली हो, चाहे सामान्य हो, सभी के लिए रूल क्या होगा भाई? एक ही होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर प्रतिभाशाली बालक है तो एक ओवर में उसके 6 बाल होगा और मंद बुद्धि वाला बालक है तो एक ओवर में 12 गेंदा फेंकवाएंगे का? नहीं ना। वो मंद बुद्धि है तो भले से आपके नज़र में बकलोल टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 12 गेंद फेंकवाएंगे। सभी बालकों के लिए एक ही प्रकार से आप बताएंगे, एक ही प्रकार से रूल रेगुलेशन बताएंगे ना। तो किस शिक्षण के द्वारा? सामूहिक शिक्षण के द्वारा। यहां तक समझ में आया? इट इज क्लियर टू एवरीवन? अंग्रेजिया समझ में आ रहा है ना? अंग्रेजी समझ में आया बस यह कहते रहिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, है ना। मास्टर भी कोई भी बात कहेंगे, मास्टर कह दिया कि आपको मरने का मन करा, यस सर, यस सर, मास्टर अगले दिन से अंग्रेजी बोलना छोड़ देगा, कहेगा ए लोग से दूसरे लोग पे जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए, चले। तो हम क्या लिख रहे थे भाई? उपचारात्मक शिक्षण। लिखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण कक्षा के अंत में, प्रारंभ में, मध्य में, कब? कक्षा के अंत में किया जाता है। आप सभी उपचारात्मक शिक्षण करेंगे? बोलिए, उम्मीद किया जाए। अच्छा ठीक है, क्लास खत्म होगा तो गीता पे हाथ रखवा के कसम खिलवाएंगे, है ना। लिखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण कक्षा के अंत में किया जाता है। खड़ी पाई। अगले आंसर लिखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत, उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ये सब छाप लीजिए। ट्यूटोरियल विधि, दल शिक्षण, बहुसंवेदी शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण तथा सामूहिक शिक्षण को आदि को शामिल किया जाता है। इसके बारे में हम लिखवा नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, चूंकि हमारे पास समय क्या है? कम है। हम गागर में सागर भरने का काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? चलें, लिखें, लिख लीजिए। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ट्यूटोरियल विधि, कामा दल शिक्षण, अगला अनुवर्ग शिक्षण, या सॉरी बहुसंवेदी शिक्षण है ना, बहुसंवेदी शिक्षण, नेक्स्ट अनुवर्ग शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण तथा सामूहिक शिक्षण आदि को, तथा सामूहिक शिक्षण आदि को शामिल किया जाता है। तथा सामूहिक शिक्षण आदि को क्या किया जाता है भाई? शामिल किया जाता है। कोई दिक्कत है? बढ़ें आगे जी। बहुसंवेदी का मतलब यह है कि जब बालक के अधिक से अधिक संवेदी अंगों को सक्रिय बना के, एक्टिव बना, जैसे जब हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं या प्रोजेक्टर के द्वारा जब पढ़ाते हैं, तो प्रोजेक्टर के द्वारा जब पढ़ाते हैं तो बालक का दिमाग भी एक्टिव रहता है, आंख भी एक्टिव रहता है, कान भी एक्टिव रहता है, हाथ भी एक्टिव रहता है, जो समझ में नहीं आता उसको लिखता रहता है। यानी कि अधिक से अधिक संवेदी अंग क्या है भाई? सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है। यदि बालक को स्व अध्याय विधि के द्वारा पढ़ने के लिए कह दिया जाए, खुद से पढ़ने के लिए कह दिया जाए, तो उसमें उसके संवेदी अंग
सक्रिय रहें यह जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि आप देखते हैं कि कभी पढ़ते पढ़ते आप सोने लगते हैं, ए लोग से ओ लोग चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। लेकिन आपके सामने, बच्चे के सामने, आपके सामने, भाई बच्चों की बात हो रही है, बच्चों के सामने यदि आप कार्टून दिखाएंगे तो कार्टून में जब गिलहरी अपनी पूंछ ऐसे गनगनाती है तो बच्चा हंसने लगता है, नहीं हंसता है? हाय देखो, हाय नचा रही, पूछिया नचा रही है ना, हंसता है ना। बालक रुचि लेके पढ़ता है, कार्टून के द्वारा पढ़ाती, तब उसके अधिक से अधिक संवेदी अंग क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। जैसे आप देखते होंगे बालक मोटू पतलू देखता है, क्यों भाई? क्योंकि उसमें उस प्रकार की एक्टिविटी किया जाता है तो बालक लगेगा कि कितना हंस रहा है, कितना लगा पागल हो गया क्या? क्यों? क्योंकि बालक के अधिक से अधिक संवेदी अंग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और जब तक आपका संवेदी अंग काम नहीं करेगा तब तक आप कोई अच्छे तरीके से किसी भी विषय वस्तु को सीख नहीं सकते। मेरी बात समझ में आई? बढ़ा जाए आगे। और कोई क्वेश्चन है? बढ़े आगे चलें। अच्छा, हमने आपको कहा एक शिक्षण कहा था अनुवर्ग शिक्षण। क्या कहा था भाई? तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो पढ़ाया है उसको पूछे। तो बताइए अनुवर्ग शिक्षण क्या है? हाँ, ये अनुवर्ग शिक्षण क्या है? अनुवर्ग शिक्षण क्या है? हम अनुवर्ग शिक्षण क्या है? सही आप पढ़ रही हैं जी, बिल्कुल जी। आप काहे, आपको काहे नहीं आ रहा है? लो सल्फास चट के मर जाएं तब आएगा। बकलोल कहीं के लो आगे बढ़। हाँ तो क्या हो रहा? लाइव चल रहा है। चलो, लाइव में आदमी नहीं मरते हैं। अच्छा, सल्फास नहीं खाते हैं तो क्या हुआ? सल्फास तो लाइव बिक रहा है ना, नहीं बिक रहा है? आप डालिए फ्लिपकार्ट पे, सल्फासो बिक रहा है, गोबर बिक रहा है। क्या बिक रहा है? शहर वाले लोगों के लिए क्या बिक रहा है? गोईठा जानते हैं? गोईठा, उपला जिसको कहते हैं, उपलो बिक रहा है। अमेजोन पे जाइए, उपला बिक रहा है, बढ़िया बढ़िया उपला, कुत्तों का उपला ना। चले, तो हम लोगों ने क्या देखा भाई? हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने उपचारात्मक शिक्षण देखा। अब हम लोग यह देखेंगे कि भाई उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हमने बालकों को शिक्षा दिया। अच्छा, मान लीजिए क्वेश्चन कह दे आपसे कि अंधे ना, पहले हम लोग देखें बहरे तथा गूंगे बच्चों के बारे में, फिर अंधे बच्चों के बारे में देखेंगे। देखिएगा, अगर आपसे कह दे कि अगर कोई बालक श्रवण बाधित है, कैसा है भाई? श्रवण बाधित है, या कोई बालक मूक बधिर है। क्या है? मूक बधिर है। तो श्रवण बाधित तथा मूक बधिर बालक को पढ़ाते समय किस भाषा या किस वाचन का प्रयोग करते हैं या किस पाठन का प्रयोग करते हैं? तो श्रवण बाधित माने जो सुन नहीं सकता, मूक बधिर मतलब जो बोल नहीं सकता। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सर है, पहले समझ लीजिए, सावधानी हटी दो क्वेश्चन घटी, पहले समझें फिर लिखिएगा, छापिएगा। देखिएगा, श्रवण बाधित बालक तथा मूक बधिर बालक को पढ़ाते समय अगर आपसे भाषा पूछे तो आप कहेंगे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। किस भाषा का प्रयोग करेंगे? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। और यदि इन्हीं बालकों को पढ़ाने के लिए अगर पाठन पूछ दिया जाए किस पाठन का प्रयोग करेंगे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा कि हम अभिनय पाठन का प्रयोग करेंगे। किस पाठन का? अभिनय पाठन का प्रयोग करेंगे। अब लियो, अब यह फंस गया कि सांकेतिक भाषा क्या है, अभिनय पाठन क्या है। सांकेतिक भाषा का मतलब यह है कि संकेत के द्वारा पढ़ाना, और अभिनय पाठन का मतलब यह है कि आप अपने शरीर को एक्टिव करके, सक्रिय करके, है ना, कुछ बच्चों को जैसे लाफिंग टाइप का कोई चीज बता के जब बच्चों को समझाते हैं तो वह कौन सा पाठन होगा? अभिनय पाठन। जैसे मुझे कहना है मुलायम सिंह यादव, तो हम सांकेतिक भाषा में कहेंगे तो कहेंगे मुलायम सिंह यादव। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। जैसे मुझे कहना है मुझे घर नहीं जाना, कहेंगे मुझे घर नहीं जाना। कौन सी भाषा है? सांकेतिक भाषा है। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि सांकेतिक भाषा जानते होंगे, हाँ या ना? जानते। जैसे आप देखते यह हैं कि हम लोगों को कहना रहता है कि फोन पे बात करेंगे, तो हम लोग कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। ये क्या हुआ? फोन पे बात। ये क्या है? संकेत है। क्या भाई? आप देखते हैं कि कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है तो हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छी है, बहुत। ऐसे क्या करते हैं भाई? बहुत अच्छी है। वीडियो में उल्टा आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, सीधा आ रहा है। आप देखते हैं
कि भिन्न भिन्न शरीर के संकेतों के द्वारा, जैसे आप देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यह विषय वस्तु कितनी अच्छी है, तो कभी कभी हम लोग बताने के लिए कि यह विषय वस्तु कितनी अच्छी है तो कभी कभी आँखें उलाट देते हैं, कहते हैं ले मतलब बहुत अच्छी है, आँख हमने क्या कह दिया तो आँख उलट जाए मतलब विषय वस्तु बहुत अच्छी है। ये कौन सी भाषा है, ये कौन सी भाषा है? अभिनय पाठन क्या है भाई? अभिनय पाठन क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, कहते हैं हम लोग कि तितली उड़ी बस में चढ़ी सीट ना मिला रोने लगी, कौन सा पाठन हुआ? हाय देखिएगा, हाय देखिए, मछली जल की रानी है, कौन सा पाठन हुआ? अभिनय पाठन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा किसे पढ़ाया जाता है? जो श्रवण बाधित यानी कि जो बहरे और जो गूंगे बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए अगर भाषा पूछे तो सांकेतिक भाषा, पाठन पूछे तो अभिनय पाठन का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए, चलें छापिए, लिखिएगा लिखिएगा। श्रवण बाधित तथा मूक बधिर बालक को पढ़ाते समय, श्रवण बाधित तथा मूक बधिर, श्रवण बाधित तथा मूक बधिर बालक को पढ़ाते समय सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा या अभिनय पाठन का, या अभिनय पाठन का प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा या अभिनय पाठन का क्या करते हैं भाई साहब? प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ा जाए। आप देखते हैं कभी कभी आप बोल पाते हैं, आप मूक बधिर नहीं हैं, लेकिन क्या आप कभी कभी संकेतों के द्वारा बात करते हैं क्या? कैसे, कब करते हैं संकेतों के द्वारा बात? कब करते हैं संकेतों के द्वारा बात? आगे से राइट मुड़ जाना तो ऐसे तो बोल भी तो रहे, आगे से राइट मुड़ जाना तो बोल भी तो रहे, तो ये संकेत हुआ। हाँ, कोई पूछता नहीं तो इसे सर भी ला सकते हैं ना। अभी कमरवा, अभी कैमरवा उधरिया करके पूछवाएंगे, है ना कि कैसे। देखिए आप जैसे देखते हैं कि जैसे बफेलो सिस्टम में जाते हैं खाना खाने के लिए, बफेलो सिस्टम माने बफल सिस्टम, वो सब खड़ी होके खाती हैं, हम लोग भी खड़े होकर खाते हैं। तो बफेलो सिस्टम हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि अगर हम लोग खाना खाते रहते हैं बहुत तीखा लगा रहता है, अब कोई पूछता है कितना अच्छा खाना हुआ, तो हम लोग कहते हैं ले संकेत, माने तीखा लगा बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं, खाना बहुत अच्छा हुआ। ये कौन सी भाषा है? संकेत के द्वारा बता रहे हैं। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेल लिपि। क्या पढ़ेंगे भाई? ब्रेल लिपि। हेडिंग डालिएगा, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि। चले आइए देखा जाए ब्रेल लिपि क्या होता है। अगर हम ब्रेल लिपि की बात करें तो ये जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 जनवरी को, कब भाई? 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, ये जो ब्रेल लिपि है इसके जो जन्मदाता हैं, इसके जन्मदाता लुईस ब्रेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लुईस ब्रेल। लुईस को कहीं कहीं लुई भी लिखने के देखने को मिल जाता है, किसी किसी किताब में लुईस को लुई भी लिख देता है। तो इसके जन्मदाता लुईस ब्रेल हैं। क्या लुईस ब्रेल जन्म से अंधे थे? क्या जन्म से अंधे थे? नहीं, होता ये था कि इनकी माताजी बचपन में ही एक्सपायर कर गई, तो इनके पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे, तो सरिया की फैक्ट्री में काम करते थे, तो इनके पिताजी घर पे देखने वाला कोई नहीं था, तो इनके पिताजी अपने साथ साथ लेके जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस सरिया की लोहे की फैक्ट्री में खेल रहे थे और अचानक इनकी आंख में 2 सरिया लग गया, और आंख में सरिया लगने की वजह से इनकी दोनों आंखें क्या हो गई? गायब हो गई। आज तब से जब गायब हो गई तो इन्होंने देखा, चुका ना, गायब हो गई ना, ऐसे करने से कुछ फायदा है? गायब हो गई, खत्म हो गई कहानी, है ना। इन्होंने सोचा कि अब हम बच्चों को, जो अंधे बच्चे होंगे वो कैसे पढ़ते होंगे, तो अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए इन्होंने एक लिपि का निर्माण किया जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं, है ना। अच्छा, तो इसके जन्मदाता कौन होगा भाई? लुईस ब्रेल हो गए।
इन्होंने जब प्रारंभ में जब ब्रेल लिपि दिया था, मैं भाई कह रहे हैं पहले क्या करिए, पहले समझिए फिर क्या करिए। आप क्या कर रही हैं पहले, फिर बाद में क्या कर रही हैं? तो दोनों काम एक साथ होगा दोनों काम एक साथ पकड़ो कहीं के। आप पहले सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की कोशिश, जब समझाएं तो समझिए और जब छपवाएं तो छापिए, वरना ही देख रही है ब्रह्मास्त्र है कि हे काने में जाएगा हाई का निकल जाएगा, है ना। भाई जितना कहा जा रहा है उतना ही है ना। देखिएगा, ले अभी घर वाले कहें एक्स्ट्रा काम करने के लिए तो नहीं करेंगी, कहेंगी मन नहीं कर रहा मम्मी, बहुत तेज भूख लगा है, जा रहे हैं सोने थोड़ी जा रहे हैं, जा रहे हैं अनुपमा देखने। का देखने ले, सास भी कभी बहू थी, साथ निभाना साथियाँ देखेंगे ना, आ कहेंगे मैं भी काम करने का मन नहीं कर रहा है ना। समझिए, इन्होंने जब प्रारंभ में जब ब्रेल लिपि दिया था तो इन्होंने इसके अंतर्गत 2 स्तंभ बनाए। कितने स्तंभ बनाए? 2 स्तंभ के अंतर्गत इन्होंने कुल 12 बिंदुएं बताई। कितने बिंदुएं बनाई? 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 12 बिंदुएं बनाई। जब इन 12 बिंदुओं की सहायता से गणित के चिन्हों को लिखा जाता था तो गणित के चिन्हों को अच्छे तरीके से लिख नहीं पाया जाता था, इसलिए आगे चलकर इसमें क्या कर दिया गया? संशोधन कर दिया गया। संशोधन के पश्चात 2 स्तंभ तो रहे, लेकिन 12 बिंदुओं की जगह पर 6 बिंदु हो गई। कितनी बिंदु हो गई? 6 बिंदु हो गई। तो वर्तमान समय में ब्रेल लिपि में कितनी बिंदुएं हैं? 6 बिंदुएं हैं। इन 6 बिंदुओं की सहायता से 64 अक्षर, शब्द और गणित के चिन्ह बनाए जा सकते हैं। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है? लुईस ब्रेल। ब्रेल लिपि के द्वारा कैसे बालकों को पढ़ाया जाता है? दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाया जाता है। ब्रेल लिपि में कितनी बिंदुओं की सहायता से? 6 बिंदुओं की सहायता से कितने शब्द, अक्षर या गणित के चिन्ह बनाए जा सकते हैं? 64 शब्द, गणित के चिन्ह या वर्ण बनाए जा सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अब देखिएगा, ब्रेल लिपि में होता यह है कि ब्रेल लिपि में लिखने के लिए जो पेन होता है वो आगे नुकीला होता है और हम चुभो कर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई? चुभो कर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से कोई यहाँ पे बिंदु है, तो यहाँ पे जो बिंदु है वो खुरदुरा रहेगा। कैसा रहेगा भाई? खुरदुरा रहेगा। तो लिखने के लिए होता यह है कि ब्रेल लिपि में हम जो लिखते हैं तो लिखते किधर से किधर हैं? तो लिखते हैं दाएं से बाएं। किधर से किधर? दाएं से बाएं। और पढ़ते किधर से किधर हैं? पढ़ते हैं बाएं से दाएं। किधर से किधर भाई? दाएं से बाएं। जैसे मान लीजिए कि आप इधर से चुभो के लिख रहे हैं, ऐसे आपने चुभो के क्या लिख दिया? ख लिख दिया। तो आपने लिखा किधर से किधर? बाएं से दाएं से बाएं लिखा, दाएं से बाएं लिखा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मैं आपका एक किताब ले लूं। अरे इधर दाहिना है, हई दाहिना है, इधर कौन है? तो तिरिया किधर से किधर गया है? दाएं से बाएं गया है ना, हाँ या ना। और इधर क्या है? बाएं है। और इधर क्या है? तो हई तीर इधर गया है ना, यानी कि यह तीर किधर से किधर गया है? बाएं से दाएं की तरफ गया, यही ना। दूसरा कहा, ये ना बता रहे हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए कि इस पे आप दाहिने से बाएं हई से चुभो के लिख रहे हैं, तो इधर अगर ऊपर चुभो के लिख रहे हैं तो खुरदुरा ऊपर होगा कि पीछे होगा? किधर होगा? तो पढ़ने के लिए इसको क्या कर देंगे? पलट देंगे। जब पलट देंगे तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ण है वह क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए, छापिए। लिखिएगा, हेडिंग है ब्रेल लिपि। लिखिएगा, यह दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। यह दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाने की उपयुक्त लिपि है। लिखिएगा, यह दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाने की उपयुक्त लिपि है। जल्दी जल्दी लिखिए। तो चलें अगले आंसर लिखिएगा। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। अगले आंसर लिखिएगा, ब्रेल लिपि के प्रतिपादक या ब्रेल लिपि के जनक, ब्रेल लिपि के जनक लुईस ब्रेल हैं। ब्रेल लिपि के जनक लुईस ब्रेल हैं। बढ़िया, आगे चले अगले आंसर किया। इसमें
6 बिंदुओं की सहायता से, इसमें 6 बिंदुओं की सहायता से 64 अक्षर शब्द और, इसमें 6 बिंदुओं की सहायता से 64 अक्षर शब्द और, इसमें 6 बिंदुओं की सहायता से 64 अक्षर शब्द और गणित के चिन्ह बनाए जा सकते हैं। 64 अक्षर शब्द और गणित के चिन्ह बनाए जा सकते हैं। बढ़े आगे, चले अगला हेडिंग डालिएगा। ये हम लोगों का क्या हुआ, ब्रेल लिपि। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण। क्या देखेंगे, सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण। अगला हेडिंग है सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण। सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण, यानी कि सृजनात्मक बालक हम कैसे पता करेंगे, यह जरा सा समझिएगा, देखिएगा। सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण। अच्छा, आपको जब बुद्धि पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, और जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनकी भी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। दोनों बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक, दोनों बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, दोनों बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से क्या होती है, ऊपर होती है। अब माना कि किसी क्लास में 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और इसमें कितने प्रतिभाशाली हैं और कितने सृजनात्मक हैं, यह आपको पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे, आप इन 100 बच्चों का पहले बुद्धि लब्धि निकालेंगे, IQ निकालेंगे। 100 बच्चों का बुद्धि लब्धि आपने निकाला तो पता चला कि इसमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है। अब 30 बच्चों में से हो सकता है 30 के 30 प्रतिभाशाली हो सकता है 30 के 30 सृजनात्मक हो, या हो सकता है 30 बच्चों में से कुछ सृजनात्मक हो और कुछ प्रतिभाशाली हो। हाँ या ना, ऐसा ही होगा ना। क्या हम कह सकते हैं क्या कि 15 गो सृजनात्मक हैं, 15 गो प्रतिभाशाली हैं? कह सकते हैं क्या कि 20 गो सृजनात्मक हैं, 10 गो प्रतिभाशाली? कह सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोनों की बुद्धि लब्धि 140 से क्या होती है, ऊपर होती है, अधिक होती है। अब कितने एथेंटिक रूप से यह जानने के लिए कि कितने सृजनात्मक हैं और कितने प्रतिभाशाली हैं, यह एथेंटिक रूप से जानने के लिए हम सृजनात्मक बालकों का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो सृजनात्मक बालक का परीक्षण करते समय 4 परीक्षण होता है। कितना परीक्षण होता है? अगर उन चारों परीक्षणों में से कोई भी, किसी भी एक परीक्षण में बालक क्या हो गया, अगर फेल हो गया, उका कर रही है, उका ले, अब मानेंगे नहीं। वो तो पहले हम कह रहे हैं ना, पहले समझ लीजिए तब ना, है ना। पहले समझ, एक एक चीज आपको लिखवाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लिखने के बाद लेके भाग जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, नहीं ना। तो पहले क्या करिए, समझिए। पढ़ने के लिए तो किताब है ही, यहाँ पे किस लिए हम लोग आते हैं, समझने के लिए आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चले आइए देखिएगा। तो हमने क्या कहा भाई, हमने यह कहा कि 4 परीक्षण करेंगे सृजनात्मक बालक को जानने के लिए। अगर चारों परीक्षणों में से किसी भी एक परीक्षण में यदि बच्चा फेल हो गया तो वह सृजनात्मक नहीं कहलाएगा। यानी कि सृजनात्मक बनने के लिए जो 4 परीक्षण बताया जा रहा है, इन चारों परीक्षणों में से बच्चों को क्या करना होगा, पास करना होगा, तभी वह कौन सा बालक कहलाएगा, सृजनात्मक बालक कहलाएगा। अब हेडिंग डालिएगा, सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण। 4 परीक्षण देखा जाए, वह परीक्षण कैसे किया जाएगा यह भी बताएंगे, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हेडिंग क्या डालना है भाई, सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण। चले, सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण। चले लिखिए, पहला परीक्षण लिखिएगा, नंबर 1। हेडिंग नहीं है, नंबर 1 है ना। पहले परीक्षण लिखते हैं ना। पहला है चित्रपूर्ति परीक्षण। क्या, कौन सा परीक्षण है भाई, चित्रपूर्ति परीक्षण। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। अभी इसको ऐसे नंबरिंग मत लिखिए, क्योंकि इसमें एक एक लाइन हम लोग लिखवा दे तो शायद अच्छा रहेगा, क्यों, है ना। चले पहले समझिएगा, पहले परीक्षण को क्या कहते हैं, चित्रपूर्ति परीक्षण। जो दूसरा परीक्षण होता है उसे हम कहते हैं वृत्त परीक्षण। क्या कहते हैं, वृत्त परीक्षण। जो तीसरा परीक्षण होता है उसे कहते हैं प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट टास्क, है ना। अच्छा, जो तीसरा परीक्षण होता है, जो चौथा परीक्षण होता है
उसे कहते हैं टिन के डिब्बे का परीक्षण। क्या कहते हैं भाई? टिन के डिब्बे का परीक्षण। यह चौथा परीक्षण है, ये चौथा परीक्षण है ना। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अब चित्रपूर्ति परीक्षण क्या होता है? चित्रपूर्ति परीक्षण होता यह है कि बालकों के सामने कुछ अधूरे चित्र लिखे रहते हैं, उन बालकों को उस अधूरे चित्र को पूरा करना होता है। जैसे आप देखे होंगे कि बच्चों के किताब के अंत में कुछ ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन बनाया गया रहता है, हाँ या ना, और कहता है कि बिंदुओं की सहायता से चित्रों को पूरा करिए, दिया रहता है। तो बच्चा क्या करता है? बिंदु की सहायता से चित्र को क्या कर देगा भाई? पूरा कर देगा। अब जरा सा समझिएगा, हमने आपको कहा था कि किसी क्लास में यदि 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? आ रहा है कैमरे में यहाँ तक? 100 बच्चे हैं, तो हमने कहा कि जब 100 बच्चों की बुद्धि लब्धि निकाला तो 30 बच्चे ऐसे पता चला कि 30 बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से क्या है भाई? ऊपर है। तो यानी कि इन्हीं 30 बच्चों में से सृजनात्मक भी होंगे और प्रतिभाशाली भी होंगे, हाँ या ना, क्योंकि सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। तो 30 बच्चों में ही क्या होगा? सृजनात्मक भी होंगे और प्रतिभाशाली भी होंगे। तो जो हम पहला परीक्षण करेंगे वह कितने बच्चों का करेंगे? 30 बच्चों का करेंगे। क्यों 100 बच्चों का नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमने बुद्धि लब्धि निकाला तो 30 बच्चों का बुद्धि लब्धि ऐसा मिला जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर है। तो सृजनात्मक यदि बालक मुझे छांटना है तो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि है, तभी ना छांट पाएंगे, हाँ या ना, क्योंकि सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से ऊपर होती है। तो आपने देखा कि पहला परीक्षण हम 30 बच्चों का करेंगे, और पहले परीक्षण में मुझे लगा कि जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे पहले परीक्षण में फेल हो गए। कितने बच्चे फेल हो गए? भाई डाटेड लाइन को पूरा नहीं कर पाए, 2 बच्चे फेल हो गए। तो बच्चे कितने बच्चे? 28। हमने कहा था एक भी परीक्षण में फेल तो वह बालक फेल माना जाएगा, वह सृजनात्मक नहीं माना जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चले, अब दूसरा परीक्षण क्या है भाई? वृत्त परीक्षण। वृत्त परीक्षण क्या होता है? आप देखते हैं कि जब हम लोग हाई स्कूल का एग्जाम दिए होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आता है कि 5 सेंटीमीटर वाले ऐसे वृत्त में भारतीय पुष्प का क्या करिए? निर्माण करिए। तो आप एक वृत्त खींचते थे, लंगड़ा प्रकार में चाप भरते थे और वृत्त खींचते थे, और यहाँ पे एक भारतीय पुष्प का क्या कर देते थे? निर्माण कर देते थे, हाँ या ना। आज सबका उस समय फेवरेट फूल होता था कमल का फूल, हाँ या ना। ऐसे बना देते थे, कली वली बन जाता था भाई। अगर इस वृत्त के अंदर पुष्प बन गया तो माना जाता था कि आप सृजनात्मक होने के उन्मुख हैं, और अगर वृत्त में चित्र ना बन के वृत्त के बाहर चित्र बन गया तो माना जाता था कि आप सृजनात्मक होने के उन्मुख नहीं हैं। अच्छा, ये मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन अगर यह कह दिया कि 5 गुणे 20 सेंटीमीटर में, क्या 5 गुणे 20 सेंटीमीटर में एक साड़ी के किनारे का निर्माण करिए, तो क्या यह सृजनात्मक परीक्षण के वृत्त परीक्षण में आएगा? क्या आएगा? यह भी वृत्त परीक्षण के अंतर्गत आएगा। हमने कहा जहां लंबाई चौड़ाई निश्चित दिया हो, जहां लंबाई चौड़ाई क्या दिया हो? निश्चित दिया हो। तो ये जो प्रश्न आता था यह प्राथमिक में नहीं आता था, यह माध्यमिक में आता था वृत्त परीक्षण, और यह जो प्रश्न आता था यह प्राथमिक में आता था। जहां लंबाई चौड़ाई क्या दिया हो भाई? निश्चित दिया हो। तो हम लोग क्या करते थे? 5 गुणे 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचते थे और उसमें हम लोग क्या कर देते थे? साड़ी के किनारे का भाई निर्माण कर देते थे। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? और उस समय सबका साड़ी का किनारा एक ही जैसा होता था, ऐसे करके बनाते थे, और इसको अलग अलग पंखुड़ियों को अलग अलग रंगों से क्या कर देते थे? रंग देते। ऐसा ही होता था। बचपन की याद कुछ आ रही है? भेली रोटी वाली नहीं याद आ रही है? आ रही है ना। तो आपने देखा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आप अध्यापिका हो गई, आप क्या हो गई? अध्यापिका हो गई। मान लीजिए आप अध्यापिका हो गई, बधाई हो, क्या हो गई? अध्यापिका हो गई। अब बालकों के प्रश्न पत्र में, बालकों के कॉपी को आप जांच कर रही हैं, तो प्रश्न पत्र में लिखा है कि 5 गुणे 20 सेंटीमीटर में एक भारतीय साड़ी के किनारे का निर्माण करिए। तो जब आप कॉपी चेक करेंगे तो यह देखेंगे कि किसने बहुत बेहतरीन बनाया है, किसने बहुत अच्छा बनाया है, कि पहले यह देखेंगी कि जितने सेंटीमीटर में पूछा गया है उतने सेंटीमीटर में बनाया है कि नहीं बनाया है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यानी कि आपको यह देखना है कि जितने सेंटीमीटर में पूछ रहा है उसने मानक में बनाया है कि उतना, अगर मानक का प्रयोग किया है, मानक के अनुसार बनाया है, और साड़ी का किनारा अगर अच्छा नहीं है फिर भी आप उसको नंबर देंगी। और अगर बहुत बेहतरीन बनाया है, रच रच के बनाया है, विश्वकर्मा भगवान को बनाने के लिए बुला लिया है,
और लंबाई चौड़ाई अच्छी नहीं है तो क्या आप उसको नंबर देंगे? क्या नहीं देंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए कि यह जो दूसरा परीक्षण है वित्त परीक्षण, इसमें माना कि 3 बच्चे फेल हो गए। कितने बच्चे फेल हो गए? बचे कितने बच्चे? तो तीसरा परीक्षण कितने बच्चों का? कितने बच्चों का? 25 बच्चों का करेंगे। प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट टास्क क्या होता है? पहले होता यह था कि चूने या मिट्टी के द्वारा बालकों से वस्तुओं का निर्माण करवाया जाता था। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब आप बचपन में पढ़ते होंगे तो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक थे वो कहते थे मिट्टी का गिलास बनाओ, मिट्टी का कटोरा बनाओ, मिट्टी का चम्मच बनाओ, कहते थे ना। तो आप क्या करते? मिट्टी का गिलास बनाते थे और उसमें गुड़हल भर के और 2 अगरबत्ती डाल के रंग के लेके जाते थे स्कूल पे। यही कौन सा परीक्षण था? यही कौन सा परीक्षण था? प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट टास्क था। आपको प्रोजेक्ट मिलता था। आज भी यह परीक्षण होता है, लेकिन आज मिट्टी और चूने का स्थान थर्माकोल और फेविकोल ले लिया है। क्या ले लिया है भाई? थर्माकोल और फेविकोल ले लिया है। माना कि इस परीक्षण में 2 बच्चे और फेल हो गए। कितने बच्चे फेल हो गए? तो बच्चे कितने बच्चे? 23 बच्चे। तो ये बताइए कि चौथा परीक्षण कितने बच्चों का करेंगे? 23 बच्चों का। कितने बच्चों का करेंगे? टिन के डिब्बे का परीक्षण क्या होता है? टिन के डिब्बे का परीक्षण होता यह है कि पहले होता था कि खाली टिन के डिब्बों को काटकर वस्तुओं का निर्माण करवाया जाता था। जैसे बाउंड्री बना दिया गया, घर बना दिया गया, कोई या फिर कोई और ऐसे ठेला बना दिया गया है ना, कोई गाड़ी बना दिया गया। आज भी यह परीक्षण होता है, लेकिन आज टिन का स्थान गत्ता और थर्माकोल ले लिया है। माना कि इस परीक्षण में 3 बच्चे फेल हो गए, तो बच्चे कितने बच्चे भाई? यहां तक आ रहा है, कैमरे में आ रहा है। तो इस परीक्षण में मान लीजिए कि कितने बच्चे? 3 बच्चे फेल हो गए, तो कितने बच्चे बचे? 20 बच्चे बचे। अर्थात 20 बच्चे ऐसे मुझे मिले जो चारों परीक्षणों में क्या हुए? पास हुए। टोटल कितने बच्चे थे जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर थी? 30 बच्चे। यानी 30 बच्चों में 20 बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, तो फेल कितने बच्चे हुए? इसका मतलब क्या कि जो फेल हुए वह सृजनात्मक हो गए और जो पास हुए वह प्रतिभाशाली हो गए। फेल बच्चों को जो फेल हुए वह प्रतिभाशाली हो गए, जो फेल हुए वह प्रतिभाशाली हुए, और जो पास हुए 20 बच्चे वह क्या हो गए? सृजनात्मक हो गए। जो फेल हुए उन्हें प्रतिभाशाली हमने क्यों कहा? क्योंकि जो फेल हुए हैं वह इन्हीं 30 बच्चों में से फेल हुए हैं, और इन 30 बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी है? 140 से ऊपर है। तो फेल तो हुए, लेकिन 30 बच्चों में से ही तो फेल हुए ना, और इन 30 बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर थी, तो फेल हो गए। तो क्या 100 बुद्धि लब्धि 140 से नीचे आ जाएगी का? नहीं, 140 से ऊपर रहेगी। तो कौन से बालक हो जाएंगे? प्रतिभाशाली बालक हो जाएंगे। अब बताइए, हम ऑथेंटिक रूप से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि इन 100 बच्चों में कितने प्रतिभाशाली हैं और कितने सृजनात्मक हैं? बता सकते हैं। किस परीक्षण के द्वारा? सृजनात्मक बालकों हेतु परीक्षण के द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए किसी को? चले, पहला हेडिंग क्या डालना है? चित्रपूर्ति परीक्षण। छापिए, लिखिएगा चित्रपूर्ति परीक्षण। लिखिएगा, एक लाइन बस लिखते रहिए। देखिएगा, चित्रपूर्ति परीक्षण। लिखिए, इसके अंतर्गत अपूर्ण चित्रों को पूरा करना होता है। इसके अंतर्गत अपूर्ण चित्रों को पूरा करना होता है। चले, दूसरा हेडिंग डालिएगा, वृत्त परीक्षण। वृत्त परीक्षण लिखिएगा, इस परीक्षण में वृत्त के अंदर, इस परीक्षण में वृत्त के अंदर चित्र बनाया जाता है। इस परीक्षण में वृत्त के अंदर चित्र बनाया जाता है। चलें, अगला हेडिंग डालिएगा, प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट टेस्ट या टास्क। प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट टास्क। प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट टास्क हो गया सबका? किसी का छूट नहीं रहा है? सबका हो जा रहा है? लिख ले रहे हैं ना? किसका छूट रहा है? तो छूट रहा है तो क्या करिए? पूछते रहिए, है ना? चलिएगा, प्रोजेक्ट इंप्रूवमेंट टास्क लिखिएगा। इसमें चूने तथा मिट्टी के द्वारा, इसमें चूने तथा मिट्टी के द्वारा नूतन विचारों को लेखबद्ध करके, इसमें चूने तथा मिट्टी के द्वारा
नूतन विचारों को लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर, छूट गया, नूतन में नवीन, नूतन विचारों को लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर जोर दिया जाता है। नूतन विचारों को लेखबद्ध करके सृजनात्मकता पर जोर दिया जाता है। चले, और लास्ट लिखिएगा टिन के डिब्बे का परीक्षण। टिन के डिब्बे का परीक्षण, है ना। आजकल आप लोग बड़ा तेज लिख रहे हैं, क्या बात है? बेइज्जती के डर से कि ऑनलाइन बेइज्जती हो जाएगी ना। अब बेइज्जतियों का हो गई है ऑनलाइन बेइज्जती ना। हाँ, घर वाले देख रहे हैं ना, तो अगर कुछ शुक्र पुकुर करेंगे तो कैमरा घुमा देंगे, घर वाले देख लेंगे कि हमारा बाबू कितना लायक है। मेरी बात समझ आ रहा है ना। चल लिखिएगा, क्या लिखे हैं भाई? लिखिएगा इसके अंतर्गत खाली टिन के डिब्बों से, इसके अंतर्गत खाली टिन के डिब्बों से नवीन वस्तुओं का, इसके अंतर्गत खाली टिन के डिब्बों से नवीन वस्तुओं का सृजन कराया जाता है। इसके अंतर्गत खाली टिन के डिब्बों से नवीन वस्तुओं का क्या कराया जाता है भाई? सृजन कराया जाता है। कोई दिक्कत? हो गया सबका? चले, ये है हमारे मुंह और कॉल, तभी 4 बार बोल चुके ना। टिन के डिब्बों से नवीन वस्तुओं का सृजन माने निर्माण कराया जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने सृजनात्मक बालक हेतु परीक्षण तक आपको बताया। इसके बाद आपको बताया जाएगा एक एक बालक के बारे में कि प्रतिभाशाली बालक क्या है, मंद बुद्धि वाला बालक क्या है, पिछड़ा बालक क्या है ना, जड़ बुद्धि वाला बालक क्या है ना। और इन बालकों की परिभाषा क्या होती है, इन बालकों की विशेषताएं क्या होती हैं, और इन बालकों को शिक्षा कैसे दिया जाएगा, तो इसके बारे में चर्चा किया जाएगा कल। मैं फिर कह रहा हूं कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा को हम गागर में सागर भरने का कार्य कर रहे हैं। हाँ, समझिए इनका क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या है? हाँ, जी देखिएगा इनका क्वेश्चन है। इधर देखिए, उधरियाँ का देख रही हैं? उधरियाँ दुनिया है का? दुनिया उधरियाँ है। देखिएगा, अब हमने कहा कि इनका क्वेश्चन यह है कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो पहले बुद्धि लब्धि निकालेंगे तब चित्रपूर्ति परीक्षण करेंगे कि चित्रपूर्ति परीक्षण के द्वारा बुद्धि लब्धि निकालेंगे? तो हाँ, नहीं, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक रहेगी बस उन्हीं बालकों की हम यहां से शुरुआत करेंगे परीक्षण करना। पहले बुद्धि लब्धि निकालेंगे भाई। 140 से ऊपर सृजनात्मक बालक आपको ढूंढना है ना, तो सृजनात्मक बालक ढूंढना है तो बुद्धि लब्धि ऑलरेडी पता 140 से ऊपर होगी। तो पहले क्या करेंगे? पहले बुद्धि लब्धि निकालेंगे, और निकालने के बाद तब हम कौन सा परीक्षण करेंगे? तब चित्रपूर्ति परीक्षण करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग ऑफलाइन में तो प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन मित्र देख रहे हैं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको भी बोंक बन के बैठने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी प्रश्न पूछते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, क्या? हाँ, नहीं भाई, क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि क्वेश्चन देगा कि सृजनात्मक बालक हेतु परीक्षण कितने प्रकार के बताए गए। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 4 प्रकार का। पहला प्रश्न होगा कि सृजनात्मक बालक हेतु परीक्षण कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यह कहेगा, फिर कह रहे हैं देखेंगे नहीं, हाँ, झोटवा बांध रहे एक के में दोनों लोगों का, बतियाते रहिएगा, है ना। अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन कहेगा कि किस परीक्षण के अंतर्गत निश्चित परिमाण के अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण कराया जाता है। तो निश्चित परिमाण के अंतर्गत वस्तुओं का निर्माण किस परीक्षण में हो रहा था? वृत्त परीक्षण में हो रहा था ना।
क्वेश्चन कहता है कि किस परीक्षण में अधूरे चित्रों को पूरा करना होता है? किस परीक्षण में मिट्टी या चूने के द्वारा नवीन वस्तुओं का सृजन कराया जाता है? मेरी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए। और किसी का क्वेश्चन हो तो बताएं। किसी का क्वेश्चन है? खत्म? हाँ बताइए, दिमाग नहीं काम। हाँ ये तो प्राइमरी के लिए है, क्या इसी बेस पे जूनियर? जी जी, सभी बालक चाहे प्राथमिक स्तर पे हो चाहे जूनियर लेवल का हो, किसी स्तर का बालक हो। और बताइए, सेकंड पेपर में भी आए तो यही है ना। सेकंड पेपर में सृजनात्मक बालक कुछ अलग प्रकार का हो जाता है का? मेरे कहने का मतलब जैसे ये फर्स्ट पेपर में तो आएगा स्टाइल इस बेस पे होता है, और क्या इसी बेसिक टॉपिक से रिलेटेड सेकंड में भी आएगा? जी, इसी टॉपिक से भाई। समावेशी शिक्षा उसमें भी है, तो जो समावेशी शिक्षा यहाँ पे वही समावेशी शिक्षा वहाँ पे नहीं। उसमें क्या है कि जैसे आपका जो सब्जेक्ट होता है 60 क्वेश्चंस का, वो चेंज होता है, बाकी दोनों का सिलेबस एक ही है। जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान प्राथमिक और जूनियर दोनों का सिलेबस क्या है? एक ही है। जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वही वहाँ भी आएगा। समझ में आ रहा है? और किसी का कोई प्रश्न तो बताइए। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए, थैंक यू।